सोचिए, जो इतिहास हम सब ने स्कूलों में पढ़ा है, क्या हो अगर वो पूरी कहानी ना हो? क्या हो अगर हजारों साल पहले की जो सभ्यताएं थीं, उनके बारे में हमारी समझ मतलब वो अधूरी हो? चलिए, आज इसी दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो यहीं से शुरू करते हैं। एक बड़ा सवाल कि मानव विकास की जो एक सीधी सी लाइन वाली कहानी हम जानते हैं ना, कि पहले आदि मानव थे, फिर धीरे धीरे हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। हो सकता है इस कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक पूरा चैप्टर ही गायब हो। आप देखिए, इतिहास को देखने के ना यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए सामने आते हैं। एक तरफ है वो थ्योरी जो हम सब जानते हैं कि हम लगातार तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ है भारतीय इतिहास का नजरिया, जो कहता है कि समय सीधा नहीं बल्कि एक चक्र की तरह है, एक पहिए की तरह, जिसमें महान सभ्यता बनती हैं, अपने शिखर पर पहुंचती हैं और फिर मिट जाती हैं। जरा सोचिए इस बारे में। क्या ऐसा हो सकता है कि प्राचीन भारत में ऐसी टेक्नोलॉजीज थीं जिन्हें हम आज भी नहीं समझ पा रहे? तो चलिए अपने पहले सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं कि ये जो हमारी पारंपरिक कहानी है, इसको चुनौती मिल कहाँ से रही है। आखिर क्यों अपने अतीत के बारे में हमें दोबारा सोचने की जरूरत पड़ रही है? अच्छा, तो तर्क ये दिया जा रहा है कि हमारे पास जो आज के तरीके हैं ना, जैसे कार्बन डेटिंग, शायद वो हमें पूरी पिक्चर दिखा ही नहीं पा रहे। मतलब वो हमें कुछ हजार साल पीछे तो ले जा सकते हैं, लेकिन सोचिए, अगर कोई सबूत लाखों साल पुराना हो, तो क्या ये तरीके उसे पकड़ पाएंगे? शायद नहीं। तो फिर सवाल उठता है, अगर इतिहास एक सीधी लाइन नहीं है, तो आखिर है क्या? क्या ये एक पहिए की तरह है, एक बड़ा सा चक्र? चलिए अब इस दूसरे फ्रेमवर्क को समझते हैं, जिसे कहा गया है महान ब्रह्मांडीय चक्र। इस पूरे विचार का जो सेंटर पॉइंट है, वो है युग का कॉन्सेप्ट। इसे ऐसे समझिए कि ये एक बहुत बड़ा चक्र है जो बार बार घूमता है, बिल्कुल मौसम की तरह। जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात आती जाती है, वैसे ही हर युग की अपनी एक अलग खासियत होती है। और ये जो चक्र है, ये 4 युगों से होकर गुजरता है। शुरुआत होती है सतयुग की ऊंचाइयों से, एक ऐसा दौर जहां चेतना और ज्ञान अपने शिखर पर थे। और फिर धीरे धीरे गिरावट शुरू होती है और हम पहुंचते हैं कलयुग तक। इस स्लाइड को देखकर एक सवाल तो मन में जरूर आता है, क्या हम वाकई अभी कलयुग में हैं, जिसे अंधकार का युग भी कहते हैं? और पता है, ये अवतारों की भूमिका को भी एक बिल्कुल नए नजरिए से दिखाता है। मतलब वो कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि जब जब धर्म और संतुलन बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है, तो उसे वापस पटरी पर लाने के लिए वो तय चक्रों में आते हैं। तो इन बड़े बड़े चक्रों के आखिर में होता क्या है? क्या सब कुछ खत्म हो जाता है, या फिर ये किसी नई शुरुआत का संकेत है? यहीं पर प्रलय का कॉन्सेप्ट आता है। और दिलचस्प बात यह है कि इसे अंत नहीं कहा गया, बल्कि एक बहुत बड़ा बदलाव कहा गया है। लेकिन रुकिए, ये कोई एक अकेली घटना नहीं है। ये जो ब्रह्मांडीय विघटन है ना, इसके भी 4 अलग अलग लेवल बताए गए हैं। ये बदलाव बहुत छोटे लेवल से शुरू होते हैं, जैसे हमारे शरीर के अंदर हर पल सेल्स का बनना और मरना। और ये जाते हैं बहुत बड़े लेवल तक, मतलब अरबों सालों में होने वाले महाविनाश तक। कहने का मतलब है, बदलाव तो हर स्तर पर हर पल हो ही रहा है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। ये जो सारे प्राचीन विचार हैं, ये आज की मॉडर्न साइंस से कैसे जुड़ते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि हजारों साल पुराने ज्ञान में आज के सबसे बड़े सवालों के जवाब छिपे हों? ये जो प्राचीन संस्कृत श्लोक है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ये एक बहुत ही गहरा आइडिया देता है। इसका मतलब है, जैसा अणु है वैसा ही ब्रह्मांड है। इसे ऐसे सोचिए, जैसे एक छोटे से डीएनए में एक पूरे इंसान की सारी जानकारी छिपी होती है, क्या वैसे ही एक अणु में, एक एटम में पूरे ब्रह्मांड का राज छिपा हो सकता है? अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये कमाल का है। यहाँ वैदिक कॉन्सेप्ट्स और क्वांटम फिजिक्स के बीच एक सीधी लाइन खींची गई है। मिसाल के तौर पर क्वांटम एंटेंगलमेंट, जो कहता है कि 2 पार्टिकल्स मीलों दूर होकर भी एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं। और ठीक यही बात तो प्राचीन ज्ञान भी कहता है, कि पूरा ब्रह्मांड, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और ये हमें सिद्धियों के आइडिया तक ले आता है, मतलब असाधारण मानसिक और शारीरिक ताकतें। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई कोई इंसान ऐसी शक्तियां हासिल कर सकता है? देखिए, यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इन्हें कोई चमत्कार नहीं माना गया है, बल्कि इन्हें मन और शरीर पर कंट्रोल करने की एडवांस टेक्निक्स के तौर पर देखा जाता है।
मतलब ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें शायद बहुत गहरी और सही ट्रेनिंग से हासिल किया जा सकता है। और ये सब हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर ले आता है। आखिर इस सारे ज्ञान का, इन सारी बातों का मकसद क्या है? क्या सिर्फ जानना काफी है या फिर कुछ और भी है? ये कहावत ना, अगर धुआं है तो आग भी होगी, ये बहुत कुछ कह जाती है। तो हमारे सामने एक सवाल है, क्या इन सदियों पुरानी कहानियों को बस कहानियां मानकर छोड़ दिया जाए, या फिर इस धुएं के पीछे जो आग है उसे खोजने की कोशिश की जाए? तो यहाँ चैलेंज सिर्फ शास्त्रों को पढ़ लेने का नहीं है। असल में ये हमें सिर्फ पढ़ने से आगे बढ़ने के लिए कह रहा है, इन आइडियाज को टेस्ट करने के लिए, उन्हें परखने के लिए। और ऐसा करने के लिए एक पूरा का पूरा रोड मैप भी बताया गया है, एक सिस्टमैटिक तरीका, जिससे इन पुराने दावों को आज के साइंटिफिक तरीकों से टेस्ट किया जा सके, परखा जा सके। मकसद बिल्कुल साफ है, कहानियों और मिथकों के धुएं से सच की आग को अलग करना और उसे लैब में, फील्ड में और असल जिंदगी में टेस्ट करके देखना। और आखिर में ये विचार एक बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है कि ज्ञान तब तक सिर्फ धुआं है जब तक उसे अनुभव न किया जाए, उसे अपनाया न जाए। तो सवाल यही है कि हम अपने ज्ञान को असली विवेक में, उस आग में कैसे बदलेंगे।